ठीक है। तो आज आप चैप्टर पढ़ने वाले हो आईडी का फर्स्ट चैप्टर। बहुत दिमाग से, ध्यान से, अच्छे से समझना, ताकि कोई क्लियरिफिकेशन अगर आपको देना पड़े तो आप अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए। तो देखिए, पहला जो चैप्टर है आपका आईडी का, वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि इंडिया की इकोनॉमी में ब्रिटिशर्स के होने से लेके अब तक क्या बदलाव आए। यानी जब ब्रिटिशर्स गए तो इकोनॉमी कैसी थी, और ब्रिटिशर्स के टाइम पर इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो 1757 से लेके 1947 तक का। और सेकंड चैप्टर जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो 1947 से लेके 1990 तक का। और थर्ड चैप्टर जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो 1991 से लेके अब तक का। और बाकी जो चैप्टर्स हैं वो जो आप पढ़ते हो वो है स्पेसिफिक डेवलपमेंट इन स्पेसिफिक एरियाज। तो ये पूरी आईडी है आपकी। ठीक है, तो अभी जो आप पढ़ने वाले हो फेज, वो पढ़ने वाले हो करीबन 190 साल का ब्रिटिशर्स का इतिहास। 1757 से लेके 1947 तक ब्रिटिशर्स ने तुम्हारी इकोनॉमी के साथ जो किया वो कैसा था। ठीक है, चलो। मैं अल्फाबेटिकली पढ़ा रहा हूं क्या, कि सारे ए आ चुके हैं? अब बी वाले आएंगे, फिर सी वाले आएंगे, कुछ ऐसा होगा शायद है। चलो, लेट इट हो बी। सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी वो लड़ाई थी जो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले सामने से लड़ी। ब्रिटिशर्स 1600s में ही हमारे यहाँ आ गए थे। ठीक है, लेकिन वो दूसरे राजाओं को ये झांसा देके कि हम तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आए हैं, वो 1650 से यहाँ पर टिके हुए थे। लेकिन 1757 में ब्रिटिशर्स ने पहली बार खुद अपनी लड़ाई लड़ी, ना कि किसी राजा के कंधे पर रख के बंदूक चलाई। तो बैटल ऑफ प्लासी से कॉलोनियल डोमिनेंस शुरू हो गई थी। पहले बंगाल घेरा, फिर बंगाल के बाद में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि यूपी वाले एरिया पर घेरने लगे, फिर एमपी वाले एरिया को घेरा, फिर दक्कन डेक्कन प्लेट्यू वाला जो रीजन है उसे घेरना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके उनका पावर बढ़ता चला गया। ठीक, उन्होंने इंडिया को हमेशा से क्या करा, इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट। इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट यानी कि शुरुआत में जिसको भी लूटते थे, मतलब जिस पर भी अटैक करते थे, उसको लूट कर उसका सारा सामान, सारी वेल्थ ले जाया करते थे। और जब उन्होंने सबको लूट लिया, कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने इंडिया को बना दिया फीडर इकोनॉमी। यानी कि इंडिया वो देश बन गया जिसके अंदर से वो रिसोर्सेस को लेंगे, फिर दूसरों को बेचेंगे, और रिसोर्सेस दूसरों को बेचने के बाद में उसके पैसे भी इंडिया को नहीं देंगे, ना उस पर खर्च करेंगे, वो भी ले जाएंगे। तो इंडिया बना सिर्फ फीडर इकोनॉमी। प्रगति जी, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप ये क्लास करेंगे, बिकॉज आपका चैप्टर हुआ नहीं था। अब ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉलोनियल रूल में हम लोग क्या बने, हम लोग बने सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, और क्या बने, कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। यानी ब्रिटिशर्स ने हमें रॉ मटेरियल का सप्लायर बना डाला। तो जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो कि ब्रिटिश रूल्स के पहले इंडिया हैंडीक्राफ्ट और स्पाइस ट्रेड में आगे बढ़ रहा था। इंडियन टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस की ग्लोबल डिमांड काफी थी, और इंडिया सेल्फ रिलायंट था। सेल्फ रिलायंट बोले तो हम अपने लेवल पे मार्केट इकोनॉमी चलाने की जगह विलेज इकोनॉमी चला देते थे। विलेज के विलेज में सब लोगों के लिए सब कुछ अवेलेबल हो जाता था और सब आराम से जी रहे थे। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान हमने क्या करा, हमने बैटल ऑफ प्लासी के बाद में देखा कि हम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बन गए। कॉटन, जूट, इंडिगो वगैरह ये सब हम बाहर देते थे, और बाहर से ब्रिटिशर्स के ही गुड्स आ जाते थे जिन्हें भी हमें ही खरीदना होता था। यानी हमारे पास पैसे नहीं आ रहे थे, बाकी ब्रिटिशर्स हमें खरीदने के लिए सिचुएशन बहुत सारी दे रहे थे, ऑप्शंस बहुत सारे दे रहे थे। तो इस चीज को जब ब्रिटिशर्स ने हमारे, मतलब ये जो फिनोमिनन है जिसमें ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से हमारी वेल्थ को भी ले गए जो राजाओं के पास थी, लोगों के पास थी, उसके बाद हमारी रिसोर्सेज को भी ले गए और उसके पैसे भी नहीं दिए, उसे बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ। ध्यान रखना, इफ यू आर आस्क्ड अबाउट द ड्रेन ऑफ वेल्थ, देन यू वुड से that when Britishers exploited India and attacked on many kings, they took over their wealth and took it to Britain. Okay, and after that they also exploited our resources and took them as well, but did not bring any money for Indian people. दिस इज कॉल्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ में हमारी जो दौलतें हैं वो भी चली गई, हमारी रिसोर्सेज जो है वो भी चली गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले पेज पर ये चीज आती है कि इंडिया जो था वो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी से बदल के एक स्टैग्नेंट अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी बन गया। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जिसका कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। अब डेवलपमेंट कैसे नहीं होगा, अगर इमेजिन करो प्रगति, आप एक बिजनेस शुरू करते हो, तो जो भी चीज आप बेचोगे उससे पैसा आएगा। पैसा जब आएगा तो आपकी सिचुएशन पहले से बेहतर हो जाएगी, और वो सिचुएशन बेहतर होते होते शायद
आप अगर डोर टू डोर सेलिंग करते थे तो आप एक रेंटेड शॉप ले लोगे, अगर रेंटेड शॉप थी तो आप अपनी शॉप ले लोगे, अगर अपनी शॉप थी तो शोरूम बना लोगे। होगा ऐसा कि नहीं होगा? बताओ। है यस ना? सर। अब एक छोटी सी बात को अलग कर देते हैं कि आप जो भी सामान बेच रहे हो वो बेचो तो सही, लेकिन उसका पेमेंट ना हो आपको कोई भी, तो क्या आप डेवलपमेंट कर पाओगे? कतई नो सर। नहीं होने वाला। तो इसको बोला गया है स्टेगनेंसी, यानी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ स्टेगनेंसी कैसे लाए कि हमारे यहाँ से रिसोर्सेज को ले तो गए लेकिन हमें उसका पेमेंट वगैरह कुछ नहीं हुआ, और हम रह गए एक अंडर डेवलप्ड कॉलोनियल इकोनॉमी। सही है? तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो हमने बड़े लेवल पे देखा है, जिसने हमें ये गंदी चीजें सब दी हैं। ठीक है? अगर हम इस चैप्टर के एसेंस को समझते हैं, तो अगर हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के नेचर को समझें कि कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन कैसा है, तो हम ये समझ पाएंगे कि ब्रिटिशर्स ने हमें इकोनॉमिकली बैकवर्ड बनाया, हमें रिटर्न्स ना देकर, हमारे रिटर्न्स हमसे दूर रख के उन्होंने हमें बैकवर्ड बनाया, बुरा बनाया। ठीक है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है कॉलोनियल रूल के दौरान, वो लो लेवल का कैसे था, बुरा कैसे था। ठीक है? तो हमारे यहाँ पर जो हाई डिग्री थी सेल्फ सफिशिएंसी की, ब्रिटिशर्स से पहले रहती थी। ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि तुम जो फूड क्रॉप्स उगाया करते थे उससे तुम सेल्फ सफिशिएंट थे, यानी खेत में जो अनाज उगेगा उसमें से थोड़ा सा खुद खाएंगे, थोड़ा जो बचेगा उसको एक्सचेंज करेंगे और अपने कपड़े, बच्चों की एजुकेशन, दूसरी चीजें वो सब निपट लेंगे। लेकिन ब्रिटिशर्स ने तुम्हारे यहाँ कमर्शियल क्रॉप्स ला दी और तुम्हें जोर भी दिया कि भाई तुम्हें यही उगाना पड़ेगा, कैश क्रॉप्स उगानी पड़ेंगी। सही है? तो क्या आप चाय की पत्ती उगा के उसे खा सकते हो? नहीं, आपको बेचना पड़ेगा, और जब आप बेचोगे तो टैक्स दोगे, टैक्स दोगे तो आप शहर पर डिपेंडेंट हो जाओगे। तो ब्रिटिशर्स ने आपको ऐसा बना दिया। ठीक है? ब्रिटिशर्स के आने से पहले तुम प्रॉस्पेरस थे, एक्टिव ट्रेड चलता था, पैसे भी आते थे, तुम एक एग्रेरियन इकोनॉमी थे, यानी बड़े लेवल पे तुम्हारे यहाँ एग्रीकल्चर वगैरह सब हुआ करता था। ठीक है? और उसके पैसे भी तुम्हारे पास रहते थे। हैंडीक्राफ्ट के लिए तुम वेल नोन थे, राजा महाराजा बहुत बहुत पेमेंट दे दिया करते थे उस एग्रीकल्चर, उस हैंडीक्राफ्ट को करने के लिए। फिर इकोनॉमी जो थी वो विलेज बेस्ड थी, यानी कि गांव के ऊपर बेस्ड थी, तो विलेज इकोनॉमी पहले हुआ करती थी। ये था पुराना पीरियड। तो हम सेल्फ सफिशिएंट कैसे थे? बिकॉज वी आर प्रॉस्पेरस इकोनॉमी, वी आर एग्रीरियन इकोनॉमी, वी आर हैविंग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, एंड वी आर हैविंग विलेज इकोनॉमी। समझ गए? ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको उसमें लिखने चाहिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉलोनियलिज्म का मतलब क्या हुआ? कॉलोनियलिज्म का मतलब ये होता है, मतलब जो इसका ब्लंट मीनिंग है वो ये है कि कोई बड़ा देश किसी छोटे देश के ऊपर अटैक करके उसे जीत ले, और उस देश को जीतने के बाद में उस देश को इकोनॉमिकली डोमिनेट करे, यानी कि तुम्हारे यहाँ जो कुछ बिकेगा वो हम बेचेंगे, तुम्हारे यहाँ जो कुछ खरीदा जाएगा वो हमारी परमिशन से खरीदा जाएगा, तुम जो भी काम करोगे वो हमारी गवर्नमेंट के थ्रू करोगे। तो इतनी गंदी चीजें जब आपको बोल दी जाए करने के लिए, तब आपकी सिचुएशन बुरी से और बुरी हो जाती है। ठीक है? हमारे साथ में यही एक बात हुई थी। तो कॉलोनिज्म में हमारी कंट्री का पॉलिटिकल कंट्रोल चला गया ब्रिटिशर्स के पास। वो कंट्रोल उनके पास पहुंचने के बाद उन्होंने इकोनॉमिकली हमें डोमिनेट करना शुरू करा, हमारे पैसे वो बाहर ले गए, और हम हर अपने छोटे बड़े खर्चे के लिए, इकोनॉमी में कोई अर्थक्वेक, कोई भूकंप, कोई भी चीज गंदी हो गई तो भी ब्रिटिशर्स की दया पर डिपेंडेंट थे। क्रॉप अगर नहीं हो रही है, फैमीन पड़ जाएगा तो ब्रिटिशर्स पर डिपेंडेंट थे। तो ऐसे करके आप इकोनॉमिकल डोमिनेंस में आ गए। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने क्या करा? अपने ब्रिटिश इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी सारी इंडस्ट्री के वर्क्स कैंसिल कर दिए कि आप ये काम नहीं कर सकते, या उनको अपने साथ मिला लिया। इंडियन रिसोर्सेज को बड़े लेवल पे एक्सट्रैक्ट किया, रिसोर्सेज हमारे यहाँ से लेकर चले गए बाहर। आपका कोयला, आपका गोल्ड, आपका सिल्वर, आपके दूसरे मिनरल्स है ना, बहुत सारी चीजें वो बाहर ले गए, और ब्रिटिश मार्केट को और ज्यादा एक्सपेंड करा, यानी ब्रिटिशर्स की बनी हुई चीजें इंडिया में आकर बेची बड़े लेवल पे। ठीक है? ये भी इन्होंने किया बड़े लेवल पे। तो एज अ रिजल्ट इकोनॉमी जो थी वो ब्रिटिशर्स के इंटरेस्ट को ही सर्व करती थी और हमें खुद कुछ नहीं मिलता था। ठीक है? अब इसमें कुछ चीजें आती हैं कि जो लो लेवल ऑफ इनकम है वो क्यों हुई और इतनी गंदी स्थिति में हम क्यों पहुंचे। कुछ इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स आते हैं जिससे हमें पता चला कि हम बुरे हाल में थे। तो सबसे पहली चीज है, हमारा अक्षत खेलना बंद करो बेटा। जो हमारा नेशनल इनकम है उसका बहुत लेवल कम था, नेशनल इनकम बहुत खराब थी। ठीक है? पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी काफी ज्यादा कम थी। देखो, नेशनल इनकम कम थी से मतलब है जो आपका जीडीपी, एनएनपीएफसी की बात करें, एनएनपीएफसी, तो आपका एनएनपीएफसी कम था। पर कैपिटा इनकम यानी एनएनपीएफसी डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन वो भी बहुत कम था।
कोई भी ऑफिशियल एस्टिमेट नहीं था, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारी किसी भी इनकम का ब्यौरा नहीं रखती थी कि कैसे पता चलेगा कैसे नहीं। तो उस समय के कई इकोनॉमिस्ट थे, दादा भाई नारोजी, वीके आर राव, आरसी देसाई, इनके फोटोज हैं। उन्होंने सबसे पहले ये पता लगाया कि ब्रिटिशर्स ने हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना दिया है। हमारी इकोनॉमी में से पैसा बाहर जा रहा है, रिसोर्सेज बाहर जा रही है, लेकिन आ कुछ नहीं रहा है। तो हमारी इकोनॉमी को स्टैग्नेंट इकोनॉमी बना दिया। तो इन्हीं लोगों ने बात बताई कि उन्होंने हमें फीडर और स्टैग्नेंट इकोनॉमी बनाया, इसलिए हमारी पर कैपिटा इनकम कम है। और इन्होंने ये बताया कि हमारी जो पर कैपिटा इनकम ग्रोथ है वो 0.5% से कम है, जो कि स्टैग्नेंसी के बराबर है। यानी ब्रिटिशर्स के होते हुए हम अभी भी 100-200 साल पीछे जी रहे हैं, वो इन लोगों ने बताया। ठीक है। स्ट्रक्चरल वीकनेस, यानी कि हमारे जो कॉलोनियल इकोनॉमी थी उसमें वीकनेस क्या थी? सबसे पहले हम एग्रीकल्चर के ऊपर ओवर डिपेंडेंट थे। पहले हमारा ही घर, हमारे ही अनाज और हमारी बच्चे, खाओ खिलाओ मौज मस्ती करो। लेकिन उन्होंने कैश क्रॉप्स उगवा के तुम्हें ओवर डिपेंडेंट कर दिया। इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हो रही थी, हैंडीक्राफ्ट को खत्म करके उन्होंने अपने मिल सेक्टर का सामान बेचना शुरू कर दिया, और सस्ता मिलता था तो हमारे लोगों ने भी उसको प्रमोट कर डाला। ठीक है। देन आपके आ जाता है लैक ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, यानी बड़े लेवल पे जो कैपिटल फॉर्म होनी चाहिए वो भी नहीं हो पा रही थी। यानी हमारे यहाँ जो मशीनें वगैरह सब आनी चाहिए, बननी चाहिए, वो सब नहीं हो रही थी, बाहर से भी नहीं आ रही थी। तो ये बड़ी एक दिक्कत आ जाती है। फिर हमारे यहाँ पर एनएसएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ठीक है, उसकी एक इंसाइट ये कहती है कि इंडिया की जो इकोनॉमी है वो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है, लगातार ग्रो कर रही है, और हम दुनिया के कई सारे देशों से कहीं तेज डेवलपमेंट कर रहे हैं। ये नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बोलता है। ठीक है। पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा तेजी से बढ़ गई है कॉलोनियल पीरियड के देखते हुए। ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि पहले क्या स्थिति थी और अब हमने क्या स्थिति कर ली है मॉडर्न डे के हिसाब से। ठीक है। अब बात करते हैं एक एक चीज की, कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एग्रीकल्चर कैसा था और उनके जाने के टाइम पर कैसा था। ठीक है। तो देखिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी इंडिया एग्रीकल्चरली बैकबोन मानता था, मतलब हमारी बैकबोन था एग्रीकल्चर, उसी के ऊपर हम जीते थे, सबसे ज्यादा उसी से पैसे वगैरह सब आते थे। ठीक है। मोटी मोटी बात यहाँ आती है कि 70 से 85% पॉपुलेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। और इतना सारा हैवली डिपेंडेंट होने के बाद भी जो एग्रीकल्चर की कंडीशन थी वो नेचुरल फैक्टर्स वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी। यानी कि एग्रीकल्चर पर इतनी डिपेंडेंस लेकिन डेवलपमेंट कुछ भी नहीं, वो बुरा हाल। और ब्रिटिशर्स ने आपको कुछ दिया नहीं, आपसे टैक्स बहुत सारा लिया। यानी वो ट्यूबवेल लगवा सकते थे, वो कैनल खुदवा सकते थे, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, डेवलपमेंट नहीं करने दे रहे थे आप। ठीक है। तो एग्रीकल्चरली आप काफी बैकवर्ड थे। उसके रीजंस क्या क्या है? सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम, यानी ब्रिटिशर्स ने 3 तरह के सिस्टम चलाए हुए थे, जमींदारी, रियोतवारी और महलवारी। ठीक है। जमींदारी सिस्टम ये था कि उन्होंने गांव के एक बड़े बंदे को, यानी गांव का एक अमीर बंदा, उसको ये राइट दे दिया कि तुम्हारे पास अधिकार है इस गांव की सारी जमीनों पर से टैक्स लेने का। उसमें से ऐसे समझिए, मतलब मोटा मोटा ऐसे आप समझ सकते हो कि गांव वालों को 1/3 टैक्स देना होता था ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स उसमें से एक हिस्सा दे देते थे जमींदार को। ठीक है। तो जमींदार ने सिस्टम थोड़ा गंदा कर दिया, उसने क्या करा कि 1/3 दोगे तो मुझे, 1/3 दोगे ब्रिटिशर्स को, और 1/3 रखोगे अपने पास। तो सोचो जमींदारी सिस्टम कितना गंदा हो गया होगा। जमींदारों के अंदर ये होती थी कि मैं क्या इन लोगों से मांगूंगा, मैं ब्रिटिशर्स से मांगूंगा, ब्रिटिशर्स मुझे देना दे, मैं इन लोगों से तो जरूर लूंगा, वो स्थिति रहती थी। ये था जमींदारी। महलवारी सिस्टम क्या था कि गांव का एक जो है सबसे बड़ा आदमी जो है उसको बोलते थे महलवार, उसकी होती थी कोठी या हवेली। अब उसका काम होता था महलवार का कि पूरे गांव में जो भी टैक्स वगैरह कलेक्ट होगा वो वहां से टैक्स कलेक्ट करेगा, और टैक्स कलेक्ट करने के बाद में वो ब्रिटिशर्स को देगा, और ब्रिटिशर्स उसको सैलरी देंगे, या ब्रिटिशर्स उसको उस अनाज में से थोड़ा एक हिस्सा दे देंगे। वो होता था महलवार। और तीसरा है रियोतवारी सिस्टम। रियोतवारी सिस्टम का मतलब था कि रियोतवार यानी ब्रिटिशर्स जहां जहां पर बहुत कम एग्रीकल्चर होता है, जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ये वाले जो एरिया हैं बहुत कम एग्रीकल्चर हो पाता है, क्रॉप अच्छी नहीं होती है, उस एरिया में खुद टैक्स कलेक्ट करेंगे। तो वो होता था रियोतवारी सिस्टम, कि रियोत्स यानी कि पीजेंट्स से डायरेक्टली ब्रिटिशर्स टैक्स लेते थे। वो रियोतवारी सिस्टम था, लगान मूवी में आपने सुना था। ठीक है। चलिए, मेरी आवाज तो आ रही है ना सबको, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं भैया। ओके। देन आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर।
कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, यानी ब्रिटिशर्स ने क्या करा, जबरदस्ती आपके ऊपर कमर्शियल क्रॉप्स यानी कैश क्रॉप्स थोपना शुरू कर दिया। यानी तुम फूड ग्रेन्स अगर उगाओगे तो हम उस पर ज्यादा टैक्स लेंगे, और अगर तुमने टी, कॉफी, रबर ये उगाई या कॉटन उगाया तो हम उसके ऊपर टैक्स कम लेंगे। तो लोगों को टैक्स के जरिए ब्रिटिशर्स जबरदस्ती दबाव बनाते थे कि वो अपनी क्रॉप को चेंज कर दें। ठीक है। फिर लोगों को उधार वगैरह दे देते थे, और लोगों को ये बोलते थे कि भैया जब तुम्हारी क्रॉप आए तो चुका देना। लेकिन जब क्रॉप लेके लोग पहुंचते थे तो उस क्रॉप को बड़ी कौड़ियों के दाम खरीद लेते थे। तो कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम रही। मोटा मोटा इसमें आपको ये लिखना है कि ब्रिटिशर्स ने हमारी विलेज इकोनॉमी को खत्म करने के लिए हम पर कमर्शियल क्रॉप्स थोप दी ताकि वो टैक्स ले सके। क्लियर है। और हमारी इनकम पता चल जाए कितनी है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी लो इसलिए थी बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत पुअर थी। हम हो का इस्तेमाल कर रहे थे, हल का इस्तेमाल कर रहे थे, बारिश पर डिपेंडेंट थे, सीड्स अच्छे नहीं थे, मशीनरी अच्छी नहीं थी, तो प्रोडक्टिविटी कम थी। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं कर पाते थे लोग, क्योंकि अगर उन्हें उधार लेना है तो जमींदारों पर डिपेंडेंट होंगे, और जमींदार के ऊपर अगर ज्यादा उधार मतलब लोगों पे चढ़ गया तो जमींदार उनकी जमीन पे कब्जा कर लेता था। तो ये भी एक प्रॉब्लम थी, इन्वेस्टमेंट की कमी थी। तो हमारे पास जो छोटी छोटी जमीनें थी उसी पर हम करते रहते थे अपनी खेती। फ्रीक्वेंट फेमीन्स, जब आप बारिश के ऊपर ओवर डिपेंडेंट रखते हो तो टाइम पर। ये कौन है बेटा? हाँ, म्यूट करके रखो। ठीक है, आयुष्मान म्यूट करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब फ्रीक्वेंटली हम बारिश पर डिपेंडेंट रहते हैं तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है इसकी कि हमें प्रॉपरली टाइम पर क्रॉप उगाने का मौका नहीं मिल पाता। अब क्रॉप की सोइंग अगर टाइम पर ना हो तो कटिंग भी टाइम पर नहीं हो पाएगी, हार्वेस्टिंग। तो फेमीन्स जो है वो लगातार आते रहते थे फ्रीक्वेंटली। फिर ओवरऑल असेसमेंट एग्रीकल्चर का क्या निकल के आता है? ओवरऑल असेसमेंट ये निकल के आता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा एग्रीकल्चर लो प्रोडक्टिविटी वाला था, क्योंकि उन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, कोई भी फैसिलिटी नहीं दी। हम डिपेंडेंस में थे पूरी तरह मॉनसून पे, और मॉनसून डिले हो जाने से क्रॉप भी खराब हो जाती थी। फिर लैंड रिलेशंस यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम की वजह से हमें लोग घेरे रखते थे, जमींदार, महलवार वगैरह। सही है। मॉडर्न लिंक से अगर देखते हैं तो आज देखो गवर्नमेंट ने एमएसपी ला दिया है, गवर्नमेंट ने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ला दिए हैं, वेदर फोरकास्ट भी होता है, हमारी गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह भी करती है। तो ये सब चीजें काफी हद तक अब सुधर चुकी हैं। पहले की सिचुएशन से तो जन्नत वाली सिचुएशन है अभी एग्रीकल्चर के लिए। लेकिन जो अभी भी नहीं सुधरा वो क्या है कि पहले भी एग्रीकल्चर में कम कीमतें मिल पाती थी, और आज भी एग्रीकल्चर में किसान को कम कीमतें मिल पाती हैं अपना अनाज बेचने के लिए। अगली चीज आती है इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या चेंज था, मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर ने आपको कैसी सिचुएशन दिखाई ब्रिटिशर्स के टाइम। तो देखो, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारे यहाँ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री थी। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज जिसको बनाने के लिए तुम प्रिमिटिव टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, या हाथों से बनाओ, उसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। क्लियर है। कॉटेज इंडस्ट्री वो होता है जिसमें आप अपने छोटी सी यूनिट लगा के उसमें काम करते हो, बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, और मशीनें भी उसके अंदर कम है। तो आप समझ रहे होगे कि बड़ी यूनिट जिसमें मशीनें ज्यादा होती हैं उसे मिल बोलते थे, इसीलिए बोलते थे। तो इंडिया में ब्रिटिशर्स के आने से पहले हैंडीक्राफ्ट का काम होता था और कॉटेज इंडस्ट्री का काम होता था। ठीक है। इंडियन टेक्सटाइल, मेटल वर्क्स, हैंडीक्राफ्ट, ये सब के सब इंडिया में सुपीरियर क्वालिटी के होते थे। मुर्शिदाबाद, ढाका, तो देखो मुर्शिदाबाद ये फेमस था कॉटन के लिए, ढाका फेमस था मलमल के लिए, सूरत फेमस था कपड़ों के लिए जनरली, और बाकी दुनिया में कोई भी चीज इंडिया से अगर रिसोर्स के रूप में बाहर जाती थी तो सूरत से जाती थी। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ बड़े लेवल पे फेमस थी। हम्म। लेकिन जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू कर दिया। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन बोले तो अगर तुम एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले हो तो तुम्हारी ग्रोथ कैसे होती थी कि तुम्हारा हैंडीक्राफ्ट दुनिया भर में जाए और तुम्हें उसका बेटर प्राइस मिले, अच्छा प्राइस मिले, है ना। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा कि तुम्हारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाली जो चीजें थी उनको कौड़ियों के दाम खरीदा, और दुनिया में उन्हें अपने नाम से, मेड इन मैनचेस्टर के नाम से बेचा, या फिर अपने यहाँ पर उसी चीज का मिल में बनवा के सामान वो बेचा, और ये दिखाया कि देखो मिल वाली चीज ज्यादा अच्छी है और इनकी वाली बेकार है। तो इंडिया में जो चीज पहले एक स्टाइल आइकन हुआ करती थी वो चीज एक लो क्वालिटी प्रोडक्ट बन गई थी, तो लोगों ने इंडिजिनस टेक्नोलॉजी वाली चीजों को बुरा समझने लगे थे उस टाइम। ठीक है। इंडस्ट्रियल डेक्लाइन किस वजह से हुआ?
इंडस्ट्रियल डेक्लाइन होने का कारण था, सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने टैरिफ पॉलिसी अलग कर दी थी, बुरी कर दी थी। जैसे कि आप अगर बाहर गुड्स भेज रहे हो तो आप पर ज्यादा टैक्स लगेगा, और अगर आप बाहर रिसोर्स भेज रहे हो तो आप पर टैक्स कम लगेगा। तो आप क्या भेजोगे? गुड्स बनाने की जगह रिसोर्स ही भेज दोगे, भाई झंझट कौन ले, रिसोर्सेज ही भेज देते हैं। कॉटन से अगर कपड़ा बना के बेचा तो ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, उससे अच्छा रुई ही बेच देते हैं, तो लोग रुई बेच रहे थे। फिर अगर बाहर के गुड्स इंपोर्ट कर रहे हो तो कम टैक्स लगेगा, समझ गए? बाहर से रिसोर्सेज अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो ज्यादा टैक्स लगेगा। तुमने अगर बाहर से रिसोर्स इंपोर्ट करी तो तुम्हारी इंडस्ट्री आगे नहीं चली जाएगी ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स तुम्हारे रिसोर्स के इंपोर्ट करने पे ज्यादा टैक्स लगाते थे। और अगर तुमने बाहर से उनके प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे हैं ब्रिटिशर्स के तो कम टैक्स लगाते थे, क्योंकि इनकी तो बिक्री हो रही है। हाँ आयुष्मान। भैया जब हम रिसोर्सेज को एक्सपोर्ट करते थे तब उसमें भी तो क्या बोलते हैं, कौड़ियों के भाव मिलते होंगे ना अपन को तो। मिलते थे, लेकिन वो टैक्सेस वगैरह नहीं था ना, तो आदमी को ये था कि भाई हमने ये रिसोर्स उगाई है और हम इसे बेचना चाहते हैं, तो बिजनेस तो चल ही रहा है, वो ये मानते थे कि बिजनेस चल रहा है, वो बड़ी अच्छा। बात है। वो तो नहीं है ना कि ब्रिटिशर्स ने टैक्स इतना बढ़ा दिया कि हम कुछ बेच ही नहीं पा रहे, वो दिक्कत थी। ठीक है। टैरिफ पॉलिसी बड़ी हम्म। डिस्क्रिमिनेशन से भरी थी। दूसरा, कंपटीशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स, यानी एक तरफ ब्रिटिशर्स के मशीन से बने हुए चीजें जो कि काफी सस्ती भी होती थी, बड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल भी होती थी और क्वालिटी भी अच्छी होती थी, और एक तरफ हमारे गुड्स जो कि महंगे भी होते थे, कोर्स भी होते थे, और क्वालिटी वाइज भी ज्यादा अच्छे नहीं होते थे, और क्वांटिटी भी नहीं बना के दे सकते थे हम। फिर लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्री इसलिए भी पीछे गई बिकॉज हमारे पास कैपिटल गुड्स यानी मशीनरी नहीं थी, नई नए टूल्स नहीं थे। ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नेग्लेक्ट कर दिया, यानी ब्रिटिशर्स ने जो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ना चाहिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया, बल्कि अपनी इंडस्ट्रीज को शुरू करके हमारी वालियों का बिजनेस छीन लिया। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि इंडियन इंडस्ट्री के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं दी, हमारे यहाँ कोई इन्वेस्टमेंट नहीं मिल पा रहा था, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं था। जैसे इमेजिन करो तुम एक इंडियन इंडस्ट्री हो और तुम मशीनरी लेना चाहते हो जर्मनी से, जापान से, तो तुम मशीनरी इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। अब सोचो मशीनरी अगर इंपोर्ट नहीं कर पाओगे, या कर पाओगे तो बहुत महंगी करनी पड़ेगी, टैक्स देना पड़ेगा ब्रिटिशर्स को, तो क्या होगा? बहुत कम इंडस्ट्रियलिस्ट रह जाएंगे। और आप देखो अभी भी वही है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट तुम्हारे यहाँ पर हैं ज्यादातर वो हैं जो तुम्हारी इकोनॉमी का भला तो नहीं, खुद का भला करना चाहते हैं। अडानी अंबानी, शादी ब्याह भी होते हैं इनके यहाँ पे, तो हमें डर लग जाता है कि यार कहीं इनका तलाक हो गया या इनकी शादी में ज्यादा खर्चा हो गया तो हमारा रिचार्ज महंगा हो जाएगा, है ना? या अडानी का सीएनजी पंप, जहां आप कितने रुपए की कितनी सीएनजी पड़वा रहे हो वो तो समझ में आता है, लेकिन वो सीएनजी सही पड़ रही है या नहीं उसको चेक नहीं करा सकते, क्योंकि अडानी की है। और भारत पेट्रोलियम का सरकारी पेट्रोल है, वो तुम जो है बोतल से चेक कर सकते हो कि कितना आया कितना नहीं आया। तो ये गंदी चीजें ऑलरेडी हो रखी हैं हमारे यहाँ पे। ठीक है। तो मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत लिमिटेड ग्रोथ थी, मॉडर्न इंडस्ट्री आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसका कारण क्या था कि हमारे यहाँ पर जो कॉटन था वो मिल वगैरह में कन्वर्ट हुआ, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मिल बनाई। अब जैसे आपने विक्रम साराभाई का नाम सुना है, विक्रम साराभाई वही थे जिन्होंने, जिनके पापा ने गुजरात की सबसे पहली कॉटन मिल्स खोली थी और हजारों वर्कर्स को काम मिलता था। ठीक है। बाद में विक्रम साराभाई ने इसरो बनाया, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, और विक्रम साराभाई ने आईआईएम भी बनाए थे, ध्यान रखना। ठीक है। जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सेठ हुकुमचंद ने बंगाल में बनाई, वो भी जो है चल नहीं पा रही थी। आयरन और स्टील इंडस्ट्री टिस्को जो कि जमशेदजी टाटा ने बनाई। ठीक है। तो ऐसी सब इंडस्ट्रीज ब्रिटिशर्स के एरा में हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, लेकिन लोगों ने हिम्मत की। लेकिन क्या वो अच्छे से चल पाई? नहीं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये जो ग्रोथ थी इसकी बड़ी लिमिटेशंस थी, जैसे रीजनल कंसंट्रेशन बहुत था, बहुत नैरो स्कोप में थी, और यहाँ एक बैलेंस इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा था, यानी इंडस्ट्रियली वो ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाए वो नहीं हो पा रहा था। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है उसमें वैरायटी नहीं थी इंडस्ट्रीज की, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था कि टेक्नोलॉजी और ज्यादा अच्छी हो, या मैन्युफैक्चरिंग बेस बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर काफी अनबैलेंस था, काफी मतलब बिगड़ा हुआ था हिसाब किताब, कि हमारे यहाँ ज्यादातर जो बायसनेस है वो ब्रिटिशर्स की कंपनीज को मिल रही है, सारा का सारा बेनिफिट उन्हें मिल रहा है, और हमारी कंपनियों को टैक्सेस ही देने पड़ रहे हैं और बिजनेस भी नहीं कर पा रही हैं। ये चीज है अनबैलेंस वाले का मीनिंग। ठीक है। अगर मॉडर्न डे कंपैरिजन करें तो हम क्या देखेंगे कि आज हमारे इंडिया में हर तरह की इंडस्ट्रीज मिलती है। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत जैसी जो इनिशिएटिव है उसकी वजह से हम काफी आगे निकल चुके हैं। ठीक है। तो काफी अच्छी चीज है। यहां तक क्लियर हो गया पूरा इंडस्ट्रीज तक? तो अभी आपने पढ़ा एग्रीकल्चर और दूसरा पढ़ा आपने इंडस्ट्री। क्लियर?
यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नहीं भैया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फॉरेन ट्रेड को लेके, कि इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है वो किस तरह वर्क कर रहा था। ठीक है, तो इंडिया के केस की अगर बात करें तो फॉरेन ट्रेड जो था कॉलोनियल पीरियड के दौरान, उसमें बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। यानी इंडिया जो है जब बैलेंस ट्रेड सिस्टम में फ्लोरिश कर रहा था, आगे बढ़ रहा था, ग्रेजुअली वो कॉलोनियल ट्रेड को खत्म कर रहा था। यानी आप ऐसा कह सकते हो कि ब्रिटिशर्स ने हमारा फॉरेन ट्रेड जो हैंडीक्राफ्ट में होता था, हमारी अच्छी अच्छी चीजें जो हम ट्रेड करते थे, हमारी रिसोर्सेज, हमारा कपड़ा यानी मसलिन, है ना, और हमारा जो है सिल्क, है ना, मलबरी सिल्क, इन सब चीजों के ट्रेड को हमसे छीन लिया। स्पाइसेस के ट्रेड को हमसे छीन लिया, खुद करने लगे उसका ट्रेड। दूसरा, हमारे यहाँ कॉलोनियल ट्रेड लाद दिया, यानी बाहर से जो गुड्स आएंगे वो तुम यूज करो, और तुम्हारे गुड्स जो यहाँ से तुम बेचते हो वो सब हमको बेचो, और हम उसे मेड इन मैनचेस्टर लगा के दुनिया को बेचेंगे, और ये बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ खुद के जो प्रोडक्ट है मेड इन इंडिया वाले वो सब बर्बाद है, बेकार है। तो ये ब्रिटिशर्स का हाल था कि ब्रिटिशर्स ने बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल नहीं था, लेकिन ब्रिटिशर्स से पहले फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड था। फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड और अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, मीनिंग समझो। ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया रिच था, इंडिया से जो भी रिसोर्सेज जाया करती थी उसका कई गुना पैसा आ जाया करता था। अब इमेजिन करिए कि तुम जब चीजों को बेचोगे और उसका एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा तो एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, ये स्थिति होगी। और जब एक्सपोर्ट ज्यादा और इंपोर्ट कम, उसे बोलते हैं फेवरेबल बीओटी। और बीओटी क्या होता है, एक्सपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट, तो ये बराबर तो नहीं हो सकता। तो फेवरेबल तब है जब एक्सपोर्ट ज्यादा, और अनफेवरेबल तब है जब इंपोर्ट ज्यादा। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पर हम कैसे थे, इंपोर्ट ज्यादा एक्सपोर्ट कम, यानी अनफेवरेबल बीओटी पर थे। गॉट इट? समझ में आ गया? देवांश सुन रहे हो कि सो गए? नहीं सर, भैया जग रहा हूँ मैं सर। इस क्लास में भी तुम जो है तो सब लेट के, बेटा क्लास कर लो अच्छे से, और नकुल को बोलो भाई सक्षम के क्लास करे। कल उस नालायक को मैसेज करने में ब्लर नहीं दिख रहा था, हैं, लगातार 2-3 मैसेज कर लिए तब ब्लर नहीं दिख रहा था, क्लास करने में उसे ब्लर लगेगा। ये मैंने तो बोली है उससे सर, अब मैं हाँ, क्या कर सकता हूँ? वो कहता है कि मेरी आंख नहीं खुल रही। बहुत बढ़िया, मतलब एक आंख से तूने मैसेज कर लिए, कान से दोनों के दोनों कान से ही उनसे सुन नहीं सकते हो, बहुत बढ़िया। सो रहा होगा शायद से। सो ही रहा होगा और क्या, बहाने मारते रहो, छुई मुई बने रहो, थोड़ी सी चोट लग गई बस दोस्तों पे डाल दो, खुद पे डाल दो, और बस पड़े रहो वहां पे, दिमाग खराब। भैया फॉरेन ट्रेड वाला और पॉइंट क्या, एक बार इतनी वापस देर तो लगी भी समझाना। नहीं थी उसके। अरे वो इतनी तो तेज मैंने ऐसी नहीं मजाक लगी है, मजाक में मार दिया था। वही तो, इतनी तेज कहीं नहीं लगी है कि तुम जो है बिल्कुल ही एकदम हाथ पैर छोड़ के घर पे बैठे रहो। हाँ बताओ, देवांश कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया देवांश का, और देवांश आराम से देखो क्लास में है कि नहीं है। बस नालायक सो जाता है क्लास के टाइम पे, कई बार क्लास में रहना आप देवांश ठीक से। ठीक है, किसका ऑपरेशन हुआ इसका? हो गया हो गया, वो चिंता कैप मत का, करो, तुम अंगूठे के आएगा तब कैप का बता इसके। देंगे। नहीं, हाँ, नकुल का क्या हुआ था सर, नकुल को क्या अंगूठे हो गया? उंगलियां सब सही हैं देवांश की, अंगूठे उंगलियों का कुछ नहीं हुआ। नकुल की मैंने आंख फोड़ दी, नकुल को मैंने शकुनी मामा बना दिया। नहीं नहीं, वो सही हो जाएगा। कोई शक नहीं, मामा नहीं बनाया, और इतनी बड़ी गलती नहीं थी सक्षम की, थोड़ा सा टीज करना ठीक है, इतनी बड़ी गलती नहीं थी। खैर, तुम लोगों का पड़ाके का पानी एकदम बढ़िया हो जाएगा तब तक, गोलगप्पे उसी दिन से रखे हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ब्रिटिशर्स के सर पार्टी डोमिनियन करा रहे में, हो? हाँ और क्या, गोलगप्पा पार्टी ये कस्टम था ना कब? हमारा, वो अभी कहाँ हो पाई है पूरी, अब होगी, चिंता मत करो। कब? जब भी आओगे तब हो जाएगा, मुझे नया पानी बनवा मुझे क्यों के नहीं कल पता इस आएंगे चीज के सर। बारे में। सबको होगा, चिंता मत करो, तुम शायद आए नहीं थे उस दिन। खैर, हाँ। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम लोग बन गए फिनिश गुड्स के एक्सपोर्टर बड़े लेवल पे, है ना, लेकिन उन्होंने हमारे एक्सपोर्ट्स को कट करने के लिए उसे मैनचेस्टर के थ्रू खराब करवा दिया, तो अल्टीमेटली तुम बने फिनिश गुड्स के इंपोर्टर, और एक्सपोर्टर बने रिसोर्सेस के। ठीक है, इसीलिए तुम्हें फीडर इकोनॉमी कहा गया। ठीक, और हमारी जो है डिपेंडेंट ट्रेड इकोनॉमी बन गई। डिपेंडेंट ट्रेड इकोनॉमी का मतलब क्या है, कि हर एक ट्रेड जब ब्रिटिशर्स से पूछ के करेंगे, हर एक ट्रेड जब ब्रिटिशर्स की वजह से करेंगे, तो हम क्या बन जाएंगे, डिपेंडेंट ट्रेड इकोनॉमी बन जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये जो पैटर्न है वो करते 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 डिपेंडेंट ट्रेड इकोनॉमी बनते बनते हम लोग बन गए थे रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर। तो जब आप रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर होते हो तब आप डिपेंडेंट ट्रेड इकोनॉमी होते हो।
इसके ऊपर एक बहुत ही क्यूट क्वेश्चन बनता है, जरा ध्यान से सुनना। इफ एनी नेशन एक्सपोर्ट्स इट्स रिसोर्सेज देन इट इज टिपिकली डिपेंडेंट ऑन द इंपोर्टिंग कंट्री। यानी अगर कोई देश एक रॉ मटेरियल एक्सपोर्टर हो गया तो वो टिपिकली उस देश पर डिपेंडेंट है जो उसकी रिसोर्सेज को इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि जब तक वो रिसोर्सेज इंपोर्ट करने वाला देश बदले में उनको फिनिश गुड्स नहीं देगा तब तक वो देश आगे तरक्की नहीं कर पाएगा। यानी इंडिया ने जो रॉ मटेरियल बेचा, किसानों की चीजें, रुई वगैरह और रिसोर्सेज, पेट्रोलियम, कोल या दूसरी मिनरल्स वगैरह, वो उनके बाहर जाने के बाद में जब तक उसके बराबर का या उससे थोड़ा बहुत कम फिनिश गुड्स नहीं आएंगे तब तक तुम्हारी इकोनॉमी के अंदर लोगों की जरूरतें पूरी नहीं होंगी। और इस तरीके से तुम्हारे यहाँ जो ट्रेड है वो डिपेंडेंट हो गया उस बाहर के देश पर, यानी कि इंग्लैंड पर। तो इस तरीके से आप डिपेंडेंट ट्रेड इकोनॉमी बन गए थे। ठीक है, फॉरेन ट्रेड के दौरान तुम क्या क्या बने, फीचर्स क्या हैं? तो सबसे पहले एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, तो कितनी बार पढ़ेंगे, एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल हम बन गए थे। इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स हम बन गए थे, ये डायग्राम के अंदर देख लो, समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम बन गए एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। इंपोर्टर बन गए फिनिश गुड्स के। कंज्यूमर गुड्स खरीदने हैं तो मैनचेस्टर के, मशीनें खरीदनी है तो मैनचेस्टर की कैपिटल गुड्स, और अगर मिल से बना हुआ कपड़ा खरीदना है तो भी मैनचेस्टर का यानी ब्रिटिश गुड्स। मोनोपोली कंट्रोल बाय ब्रिटेन, हर एक चीज का कंट्रोल ब्रिटेन के हाथ में था। ट्रेड अगर आप कर रहे हो ब्रिटेन से तो सस्ता होगा, और दूसरे देशों से कर रहे हो तो पैसे देने पड़ेंगे। तो ये मोनोपोली कंट्रोल बड़ा गंदा था। फेवरेबल बीओटी नहीं बचा। फेवरेबल बीओटी नहीं बचा मतलब एक्सपोर्ट आप कम कर रहे थे, इंपोर्ट आप ज्यादा कर रहे थे, तो फेवरेबल बीओटी नहीं बचा था। सही है। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ फेवरेबल बैलेंस बट अनफेवरेबल इम्पैक्ट। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि तुम जो रिसोर्सेज एक्सपोर्ट करते थे उसकी वैल्यू कहीं ज्यादा होती थी, और जो प्रोडक्ट तुम्हारे यहाँ इंपोर्ट होते थे उनकी वैल्यू कहीं कम होती थी। लेकिन ये अनफेवरेबल बीओटी फिर भी है। क्यों? जब आप रिसोर्सेज को बाहर भेजते हो तो उससे पैसा भी तो आता है। वो पैसा भी ब्रिटिशर्स ले गए, तुम्हारी रिसोर्सेज को भी ले गए, और अपने प्रोडक्ट को और दे गए कि इसे भी खरीदो। तो तुम्हारा इम्पैक्ट जो था वो अनफेवरेबल ही था। ठीक है, फेवरेबल बीओटी अच्छी तभी तो होगी ना जब तुम पैसा लेके आ रहे हो। एक्सपोर्ट ज्यादा होने से आदमी खुश क्यों होता है? पैसा आएगा। लेकिन प्रगति अगर पैसा ही नहीं आ रहा और चीजें तुम बेचते चले जा रहे हो तो वो अनफेवरेबल हो गया कि नहीं हो गया? ये चीज है। क्लियर? तो ये थे आपके सारी की सारी चीजें इसमें। चलिए, इसमें दादा भाई नावरोजी ने बताया था कि हमें अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट में इंडल्ज कर दिया था। अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट का मतलब है ऐसे एक्सपोर्ट जिससे कोई बेनिफिट ना हो, ऐसे एक्सपोर्ट जिससे कोई पैसे ना आए, उसे बोलते हैं अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट। मिस्टर अनंत, आप कहाँ गायब हो जाते हैं बार बार? कहीं नहीं वे यही। अच्छा, नहीं, आप बार बार लीव कर जाते हैं, क्या हो गया? टॉयलेट जाते हैं बार बार, या पकौड़े वकौड़े खा रहे हो कुछ? नहीं नहीं, ये थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, मेरी गलती थोड़ी है इसमें। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं बेटा। नहीं, अनरिक्वेटेड मेरा एक्सपोर्ट, नेटवर्क तो सही आ रहा है। कोई बात नहीं, इनके नेटवर्क जो है वो धीमे धीमे ही आते हैं। अनरिक्वेटेड नेटवर्क, अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट का मतलब यह है कि जब आपके देश में एक्सपोर्ट तो हो लेकिन पैसा ना आए, उसे बोलते हैं अनरिक्वेटेड एक्सपोर्ट। ठीक है। चलिए, इम्पैक्ट इसका क्या रहा? हमारी इकोनॉमी डी इंडस्ट्रियलाइज हो गई, हमारे लोगों ने इंडस्ट्रीज बंद कर दी, डी इंडस्ट्रियलाइज। अंडर डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री, हमारी इंडस्ट्रीज कोई डेवलपमेंट नहीं कर पा रही थी, बस लोग हैंड टू माउथ तक रह गए थे। कितना पैसा आ रहा था कि फैमिली को खिला दें। डिपेंडेंसी एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, हम पूरी तरह एग्रीकल्चर को लेके उन पर डिपेंडेंट थे। फिर मॉडर्न डे कंपैरिजन, अब के लिए क्या निकल के आता है? तो भैया अब के लिए निकल के आता है कि इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है उसका पैसा इंडिया में ही रहता है। इंडिया मल्टीपल कंट्रीज के साथ ट्रेड करता है। हम गुड्स एंड सर्विसेज दोनों एक्सपोर्ट करते हैं। हम अपने ट्रेड डेफिसिट को घटा के अपना लोन काफी हद तक खत्म कर चुके हैं। हमारा ड्रेन ऑफ वेल्थ अब नहीं होता है, और ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ काफी किया था पहले। तो ये सब चीजें निकल के आती हैं। लास्ट टॉपिक आता है डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सिर्फ इतना सा समझो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे बर्थ रेट भी हाई था, डेथ रेट भी हाई था, आईएमआर भी हाई था, यानी लोग पैदा भी ज्यादा होते थे, मरते भी ज्यादा थे, और 1000 बच्चों में जो 1 साल की एज से पहले है वो भी ज्यादा बच्चे मरते थे, यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी ज्यादा था। हेल्थ केयर कंडीशन बहुत खराब थी बिकॉज ब्रिटिशर्स ने अस्पताल नहीं बन पाए। एपिडेमिक्स बहुत होते थे बिकॉज ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया, हेल्थ कंडीशंस के लिए कुछ नहीं करा। फेमीन बहुत ज्यादा पड़ते थे। मेल न्यूट्रिशन क्यों होते थे? बिकॉज फेमीन जब पड़ेगा तो खाने को नहीं होगा, मेल न्यूट्रिशन हो जाएगा।
लाइफ एक्सपेक्टेंसी 30 से 32 साल होती थी, बिकॉज हमारे यहाँ मूवमेंट बहुत होते थे और ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइट बहुत करते थे। लिटरेसी रेट हमारे यहाँ 5% के करीब था, 13% था सॉरी ओवरऑल, और 5% औरतों में था, क्योंकि हमारे यहाँ एजुकेशन स्कूल वगैरह नहीं थे। 1921 को बोलते हैं ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, क्योंकि उससे पहले पॉपुलेशन ग्रोथ स्टैग्नेंसी में थी और 21 के बाद तेजी से पॉपुलेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गई।